set for themselves distinct goals, या फिर ये करें कि get in touch with me, ठीक है। तो in any case यानी कि जो आप कह लें कि इसका जो burden है वो आप लोगों पे है कि आप लोग जो है सब लोग मुख्तलिफ काम करें और कुछ नई चीज जो है वो आप लोग लर्न करें। इस तरह की सिचुएशन अराइज नहीं होनी चाहिए कि आई एंड अप सीइंग 3 or 4 ग्रुप्स हैविंग द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स, तो दैट इज नॉट डिजायरेबल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये है मामला कि मिड टर्म के बाद हम लोगों ने चैप्टर 5 जो है वो बहुत डिटेल के साथ इन डेप्थ हमने उसकी डिस्कशन की थी, ठीक है। चैप्टर 5 वाज यानी उसको आप मुख्तलिफ तरीकों से लेबल कर सकते हैं, वो जो भी चीजें हमने डिस्कस की थी। One suitable label is the frequency response of LTI systems. तो हमने LTI systems के जो frequency response है उसको मजीद डिटेल से डिस्कस किया था। यानी उससे पहले भी हम चैप्टर 2 में हम लोग LTI systems जो हैं उनका frequency response हमने डिस्कस किया है, but that was the discussion which centered around the DTFT। और उसके अलावा कौन सी चीज थी, we spent some time discussing the eigen functions of LTI systems, ठीक है। तो बहुत सारे तरीकों से आप LTI systems का frequency response डिस्कस कर सकते हैं। तो जो चैप्टर 5 में हमारी डिस्कशन थी उसमें what specific aspects of the frequency response did we discuss? We said कि frequency response जो है it's a complex valued function of small omega। तो accordingly फिर हमने क्या किया, we splitted it into magnitude function and a phase function, क्योंकि पोलर रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आप मैग्नीट्यूड फंक्शन और फेज फंक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम उस चीज को क्या कह रहे थे, वी कॉल्ड दोस फंक्शंस द मैग्नीट्यूड रिस्पांस एंड द फेज रिस्पांस। फिर फर्दर ये था कि व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव और द ग्रेडियंट ऑफ द फेज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ओमेगा, व्हाटएवर वी गेट इन द एंड दैट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। और उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट ग्रुप डिले। और ग्रुप डिले किस लिए ऑल ऑफ अ सडन इट became important, because it could tell us whether or not the phase of an LTI system is linear। तो LTI system का linear phase, what does it mean, what does it imply? It implies कि all the frequency components of the input they will appear at the output at the same time even though after a fixed delay। लेकिन जब कभी जो आपका LTI सिस्टम है उसका फेज नॉन लीनियर है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द इनपुट दे विल एक्सपीरियंस डिफरेंट डिलेज व्हाइल रीचिंग एट द आउटपुट। तो नॉन लीनियर फेज इज नॉट डिजायरेबल। जैसे हमें नॉन लीनियर सिस्टम्स यानी कि नहीं चाहिए इन द सेंस के दे आर डिफिकल्ट टू हैंडल, ठीक है। उनकी जो एनालिसिस की कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा है। तो फॉर द सेम रीजन जो नॉन लीनियर फेज सिस्टम्स हैं दे आर नॉट डिजायरेबल। फिर फर्दर हमारी जो डिस्कशन थी चैप्टर 5 में दैट वाज सेंटर्ड अराउंड सम स्पेसिफिक सिस्टम्स लाइक ऑल पास सिस्टम एंड मिनिमम फेज सिस्टम। और आखिर में फिर हम लोग कौन सी चीज डिस्कस कर रहे थे, we were discussing a special class of FAR systems called linear phase FAR systems। तो जितने भी आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स हैं उनका जो इम्पल्स रिस्पांस है इट कुड ईदर बी FIR यानी कि उसके फाइनाइट सैंपल्स होंगे, और इट कुड बी IR कि उसके इनफिनिट जो सैंपल्स हैं इनफिनिट ड्यूरेशंस है। तो FIR और IR दो आप कह लें कि यूनिक और इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं DT डिस्क्रीट टाइम जो आपके पास सिस्टम्स हैं उनके लिए। तो यानी ये जो FIR और IR की डिस्टिंक्शन है ये थ्रू आउट द कोर्स चलती रहेगी। नाउ वी आर इन चैप्टर 6। तो विंटर ब्रेक से पहले हमने चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट किया था, वी कवर्ड द हाफ ऑफ इट, ठीक है। आज हम चैप्टर 6 को जो है कंक्लूड करेंगे एंड इंशाल्लाह गॉड विलिंग जो अगला लेक्चर है उसमें हम लोग चैप्टर 7 जो है उसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 इज अबाउट द डिजाइन ऑफ FIR एंड IR फिल्टर्स। तो कई दफा हम FIR एंड IR फिल्टर्स कहते हैं, कई दफा हम FIR एंड IR सिस्टम्स कहते हैं। तो जब हम सिस्टम्स कहते हैं तो दैट ओनली मींस के कोई एक सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पांस जो है इट ईदर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स, दैट मींस FIR सिस्टम्स, या फिर उसमें इनफिनिट सैंपल्स हैं, इनफिनिट ड्यूरेशंस है, दैट मींस एन IR सिस्टम। लेकिन जब हम FIR एंड IR फिल्टर्स कहते हैं तो देन वी मीन द ट्रेडिशनल फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टर्स, ठीक है। जब हम FIR फिल्टर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टर बनाना है जो इधर लो पास होगा, हाई पास होगा, बैंड पास होगा, बैंड स्टॉप होगा। लेकिन अगर वो FIR है तो दैट मींस के वो जो भी फिल्टर है
उसका जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे। तो इसी तरह से हम IR फिल्टर की बात कर सकते हैं कि एक ऐसा फिल्टर जो कि इनफिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, उसकी ड्यूरेशन इनफिनिट है। तो इन शॉर्ट ये कि चैप्टर 7 कुड बी कॉल्ड फिल्टर डिजाइन, ठीक है, जिसमें आपको आपके मैनेजर से या बॉस से जो भी स्पेक्स मिले कि आई वांट टू हैव अ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टर विद सच सिलेक्टिविटी कि उसमें पास बैंड कौन सा है, उसका स्टॉप बैंड कौन सा है, उसमें पास बैंड और स्टॉप बैंड में कितनी रिपल्स अलाउड हैं, इस तरह की बातें होंगी, ठीक है। तो आपको डिजाइन स्पेसिफिकेशंस को मीट करना है। तो यू eventually you are supposed to design a frequency response or an impulse response which closely meets the desired specifications. तो यही बात थी जो हम चैप्टर 5 में भी कर रहे थे कि चैप्टर 5 में भी हम एक तरह से फिल्टर डिजाइन ही स्टडी कर रहे थे, लेकिन वी डू नॉट कॉल इट फिल्टर डिजाइन, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि गिवन एन HFZ एक सिस्टम फंक्शन गिवन है या एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस गिवन है, तो हाउ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव इट इज, कि उसकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिविटी कौन सी है, कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पास होते हैं, कौन से नहीं होते। जब हम वो एनालिसिस कर रहे थे जिसमें हम एक सिंगल जीरो या एक सिंगल पोल का जो है इफेक्ट देख रहे थे, और मैग्नीट्यूड रिस्पांस, फेज रिस्पांस एंड ग्रुप डिले। तो काइंड ऑफ ये कि चैप्टर 5 और चैप्टर 7 दोनों में ही फिल्टर डिजाइन है, लेकिन दोनों चैप्टर्स इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि दे आस्क रादर ऑपोजिट क्वेश्चंस। चैप्टर 5 में सिस्टम गिवन है और आपने देखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिविटी क्या है, और चैप्टर 7 जो भी हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिविटी गिवन है, यानी कि स्पेसिफिकेशंस गिवन है, एंड यू हैव टू डिजाइन एन HFC। ओके, तो चैप्टर 7 डेफिनेटली, यानी कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त फिर हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। लेट्स कम बैक टू चैप्टर 6 व्हिच वी आर सपोज्ड टू कंक्लूड टुडे। ठीक है, हमने उसको ऑलरेडी हाफ कवर कर लिया हुआ है, लेकिन आई विल काइंड ऑफ डू क्विक रिकैप, ठीक है, ऑफ द फुल चैप्टर 6, सो दैट के जो बीच में हमारा विंटर ब्रेक की वजह से गैप आया तो वी शुड बी एबल टू कवर दैट गैप। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है एट दिस मोमेंट, ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द रीसेंट लेक्चर्स या ओवरऑल इनके क्लास प्रोजेक्ट्स के से मुतालिक या किसी और चीज के मुतालिक, तो डू लेट मी नो। मैं यहाँ पे 5 सेकंड्स का पॉज देता हूँ, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल कंटिन्यू। ओके, तो हम लोग अपनी डिस्कशन जो है उसको रिज्यूम करते हैं। चैप्टर 6 जो है दैट काइंड ऑफ प्रिपेयर्स अस फॉर फिल्टर डिजाइन टॉपिक। ठीक है, तो चैप्टर 6 इज आल्सो रेलेवेंट स्पेशली फॉर दोज पीपल who will end up implementing FIR or IR systems on embedded computing platforms. ठीक है, at least I was one of the guys who ended up doing that during my PhD research. तो आप लोग भी जब अपनी जॉब्स जो है वो की तरफ जाएंगे, हायर स्टडीज की तरफ जाएंगे, तो यू कुड एंड अप डिजाइनिंग अ सिस्टम जिसमें आपको किसी भी FPGA में या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस पे आपको FIR या IR सिस्टम्स बनाने पड़े। ठीक है, नॉट ओनली फॉर फिल्टरिंग पर्पस, फॉर सम अदर पर्पस एज वेल। तो वहां पे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर 6 में जो डिस्कशन है, तो वी कॉल इट efficient structures for FIR systems and IR systems. तो उसमें चैप्टर 6 में जो हमारी डिस्कशन थी, तो वी इनिशिएटेड द डिस्कशंस फॉर द IR सिस्टम्स। हमने IR सिस्टम से डिस्कशन स्टार्ट की थी, FIR सिस्टम्स डिस्कस नहीं हुए, तो आज हम FIR सिस्टम्स को भी डिस्कस करेंगे, एंड देन दिस वे विल रैप अप चैप्टर 6। एटलीस्ट जितनी डिस्कशन do a quick recap of what we did in the previous lecture. तो चैप्टर 6 है, जिसमें हमारे पास क्या चीज, व्हाट्स द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, कि हम एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, किस लिए, फॉर FIR systems and IR systems. तो स्ट्रक्चर रफली मींस के जो आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस गिवन है, हाउ डू यू एंड अप राइटिंग अ कोड फॉर देम,
अगर आपने एक FAR सिस्टम जो है उसको प्रोग्राम करना है इन C लैंग्वेज या वेरीलॉग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, या फिर ये कि अगर आपने उससे कोई रिकन्फिगरेबल जो है हार्डवेयर उसको आपने प्रोग्राम करना है टू बिकम एन FAR और IR सिस्टम, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, इवन दो के जो रिकन्फिगरेबल सिस्टम्स हैं उसका हार्डवेयर यानी कि वी डू नॉट डायरेक्टली टच इट, लेकिन हम रिकन्फिगरेबल जो हार्डवेयर है जो FPGA वगैरह में होता है, तो हम उसको इनडायरेक्टली जो है वो चेंज करते हैं बाय मींस ऑफ राइटिंग वेरीलॉग कोड। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि जब आप जो है वो लोएस्ट लेवल पे जाके, क्लॉक लेवल पे जाके आप इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं और आपके पास एडर्स होते हैं, मल्टीप्लायर्स होते हैं और डिले एलिमेंट्स होते हैं, एंड यू वांट टू डू सम कॉम्प्यूटेशंस बेस्ड ऑन दैट। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि हमारी डिस्कशन जो है वो IR सिस्टम से जो है वो स्टार्ट हुई थी। आज भी हम IR सिस्टम्स से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंड इवेंचुअली विल गो टू द FAR सिस्टम्स। तो हमारी जो सारी कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है? इट बिगिंस विद द डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, किस तरह की डिफरेंस इक्वेशन है? तो लेट मी राइट दैट कि y ऑफ n और माइनस जो पुरानी आउटपुट्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलिंग कोएफिशिएंट्स एंड देयर आर मेनी सच आउटपुट्स। इस वजह से आप समेशन भी यूज करेंगे और k गोज फ्रॉम 1 टिल n, ठीक है, n प्रीवियस आउटपुट्स, और इसी तरह से जो करंट आउटपुट है उसकी पुरानी इनपुट्स पे भी डिपेंडेंस है। तो x n माइनस k और बहुत सारी पुरानी इनपुट्स हैं तो समेशन है और k गोज फ्रॉम 0 टिल m। तो ये आपके पास एक डिफरेंस इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इससे पहले जो चैप्टर्स हैं उसमें जो डिफरेंस इक्वेशंस आप लोग देखते रहे, तो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस वर दोस, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। लेट मी राइट दैट इक्वेशन एज वेल, यानी इट माइट ऐड टू द कंफ्यूजन, लेकिन दैट्स ओके क्योंकि you guys need to differentiate between the different things। ठीक है, तो जो पहले हम पिछले चैप्टर्स में जो इक्वेशंस हम लोग देखते आ रहे हैं, तो ये सेकंड इक्वेशन है जो अभी मैंने लिखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो टॉप इक्वेशन है ये वो इक्वेशन है जो हम चैप्टर 6 के लिए यूज करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि दो इक्वेशंस में कोई बड़ा फर्क है। तो और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ये है बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं टेक्स्ट बुक के। यानी आप कह लें कि मैथमेटिकली बोथ इक्वेशंस दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, लेकिन जो शार्प मैथमेटिकल माइंड्स हैं they kind of rewritten the second equation in the form of the first equation। क्यों? क्योंकि जो पहली इक्वेशन है वो काफी हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए फिर जो स्ट्रक्चर जब हम डिजाइन करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। उसमें टॉप इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है कि आपने जो करंट आउटपुट है उसका साइन पॉजिटिव रखा है और बाकी सारी जो प्रीवियस आउटपुट्स हैं उनका साइन आपने नेगेटिव कर दिया है, जबकि नीचे वाली इक्वेशन में करंट आउटपुट और प्रीवियस आउटपुट्स सबका साइन जो है वो पॉजिटिव है। दैट्स इट। लेकिन इन शॉर्ट ये जो पहली इक्वेशन है जिसको इस वक्त मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, तो दैट इक्वेशन विल बिकम द बेस फॉर चैप्टर 6। ठीक है, तो चैप्टर 6 में ये हमारी बेस है। दिस इक्वेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। आई सजेस्ट यू गाइस टू मेमोराइज इट। ठीक है, इवन दो के टिपिकली आई डिस्करेज मेमोराइजेशन, लेकिन चैप्टर 6 में मेमोराइजेशन जो है इट विल बी हेल्पफुल, इट विल स्पीड अप द थिंग्स। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा आउटपुट है, ठीक है, it could be computed if you have the record for n previous outputs and capital M previous inputs। तो जो आउटपुट्स हैं उनके जो स्केलिंग कोएफिशिएंट्स हैं those are AKs और जो इनपुट्स हैं उनके स्केलिंग कोएफिशिएंट्स हैं BKs। that is also something important to remember। ठीक है, और let's proceed। अब ये जो आपके पास पहली इक्वेशन है, इसकी अगर आप Z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें इस इक्वेशन पे, तो व्हाट डू यू गेट? कैपिटल Y ऑफ Z, ठीक है, और माइनस समेशन विल रिमेन एज इट इज क्योंकि Z ट्रांसफॉर्म इज अ लीनियर ऑपरेटर। तो आप फिर इंडिविजुअल इनके यू कैन ब्रिंग द Z ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर इनसाइड। तो आप स्मॉल y पे जब Z ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम कैपिटल Y फंक्शन ऑफ Z। और ये जो n माइनस k है, इनके आउटपुट्स वर डिलेड। तो अगर किसी सिग्नल को आप k का डिले प्रोवाइड कर रहे हैं तो Z ट्रांसफॉर्म डोमेन में क्या होता है? रिकॉल।
कि जो आपका z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन है इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय z2 माइनस k, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह से राइट साइड पे भी है कि यू कैन ब्रिंग द z ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर इनसाइड द समेशन, ठीक है। और फिर क्या हो गया कि xn माइनस k पे आपने z ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो स्मॉल x विल बिकम कैपिटल X फंक्शन ऑफ z, ठीक है। और फिर xn माइनस k था, तो उसकी वजह से z ट्रांसफॉर्म में क्या मामला होगा, यू विल हैव अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर z2 माइनस k। अब फिर इसमें थोड़ा सा मजीद अलजबरा कर लें, कैपिटल Y ऑफ z जो है वो आप कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस समेशन k1 टू n, और फिर z माइनस k एक केस भी हैं। और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इवेंचुअली जब भी हम किसी डिफरेंस इक्वेशन की z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो व्हाट्स द मोटिवेशन बिहाइंड इट, यानी ऐसा नहीं है कि हम बिला वजह कोई काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ स्ट्रांग मोटिवेशन बिहाइंड इट। इवेंचुअली आप इस अलजेब्रिक इक्वेशन को फिर दोबारा से रीअरेंज करेंगे, तो आपके पास जो y of z divided by x of z, ये जो रेशियो आएगी, you start to call it h of z। यानी h of z कौन सी चीज है, जिसको हम सिस्टम फंक्शन कहते हैं, और जब आप z को e to j ओमेगा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो we start to call it frequency response। तो यहाँ से मुझे वो चीज याद आ रही है कि इन केस के you guys are not able to hear me, let me know immediately, तो फौरन आप लोगों ने मुझे बताना है without waiting for a second, ओके। तो जब हमने इसको रीअरेंज किया इक्वेशन को, तो हमारे पास दो समेशंस आ गई है। एक समेशन हमारे पास न्यूमरेटर में है जिसमें pk's हैं और z2 माइनस k है, और एक समेशन हमारे पास डिनोमिनेटर में है जिसमें आपके पास 1 माइनस ak's हैं z2 माइनस k। तो अब ये जो समेशंस हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, व्हाट डू दे टेल अस, यू गाइस नो काइंड ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, क्योंकि हम इन एक्सप्रेशंस को कई दफा लिख चुके हैं अब तक। तो अब ये जो चीज है जिसको मैं इस वक्त जो है वो सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, तो व्हाट इज दैट, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, इट्स अ रैशनल फंक्शन ऑफ z, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या है, जो समेशन है इट रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कैपिटल n। डिनोमिनेटर में क्या है, अनदर पॉलिनोमियल ऑफ z इनवर्स, ठीक है, और उसकी डिग्री कितनी है, कैपिटल n है। तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के जो रूट्स है व्हाट डू वी कॉल देम, जीरोस, और जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं व्हाट डू वी कॉल देम, पोल्स, ठीक है। वेल, यानी कि अब ये जो इक्वेशन है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है h of z का एक्सप्रेशन, तो दैट इज आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चैप्टर 6 में जितने भी स्ट्रक्चर्स आपने बनाने, तो या आप जो है वो जो डिफरेंस इक्वेशन है जिससे हमने स्टार्ट किया आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, या फिर ये कि ये h of z आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अगर आप दोनों को कर लें तो दैट वुड बी गुड इनफ, ठीक है, और दैट विल बी काइंड ऑफ हेल्पफुल, और जो आपका स्ट्रक्चर डिजाइन है दैट विल स्पीड अप, ठीक है। तो अभी एक तरह से हम टाइम ले रहे हैं, जो काम हम पहले पिछले लेक्चर में कर चुके हुए हैं वो दोबारा कर रहे हैं, लेकिन आई काइंड ऑफ फील के दरम्यान में काफी गैप आया है हमारे पास रफली 2 वीक्स का, तो जिसकी वजह से इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उन चीजों को रिकंसिडर करें दोबारा से, ओके। तो सबसे पहले हम वही चीज के हम स्ट्रक्चर डिजाइन देख रहे हैं, किसके लिए, IIR सिस्टम्स के लिए। तो इसमें आप लोग ऑलरेडी थोड़ा सा इसका एक्सपोजर ले चुके हुए हैं कि जो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं IIR सिस्टम के लिए वो डायरेक्ट फॉर्म में हो सकता है, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो कैस्केड फॉर्म में हो सकता है, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो पैरेलल फॉर्म में हो सकता है, और उसके अलावा भी एक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, वी कॉल इट ट्रांसपोज्ड फॉर्म, ठीक है। और फिर ये कि डायरेक्ट फॉर्म में भी आपके पास दो तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2। तो जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी, तो दैट वाज सेंटर्ड अराउंड डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2। कैस्केड फॉर्म और पैरेलल फॉर्म हमने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन उसमें हिंट की है कि जब कभी आप जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन और लॉन्ग डिवीजन करेंगे उस वक्त फिर आप जो है वो कैस्केड फॉर्म और पैरेलल फॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रांसपोज्ड फॉर्म इज समथिंग डिफरेंट, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, ओके। तो लेट मी राइट सम फिक्टिशियस डिफरेंस इक्वेशन हियर, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, ओके। तो y of n minus 5 y of n minus 1 equals x of n, maybe 2x of n
प्लस 4 x of n minus 1 minus 6 x of n minus 2। तो ये एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन है एंड वी आर सपोज्ड टू स्केच द डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर्स फॉर इट। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्म 1 तो वही है जो नाइवली हम लोग किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को देख के फौरन बनाने का सोचेंगे। किस तरह से? रिकॉल। सबसे पहले जो है वो आप x ऑफ n ड्रॉ करें, y ऑफ n ड्रॉ करें, इनके सिग्नल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होना है, अब आप देखना शुरू करें डिफरेंस इक्वेशन को कि y ऑफ n भी आपको चाहिए, y ऑफ n माइनस 1 भी आपको चाहिए। तो y ऑफ n जो है उसकी एक कॉपी लेके आए। ठीक है, उसको डिले दें बाय z इनवर्स, इनके यूनिट डिले। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5। ठीक है, और बल्कि -5 के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से x ऑफ n का क्या मामला है कि x ऑफ n को आपने 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, और मजीद आपने क्या करना है, x ऑफ n माइनस 1 आपको चाहिए। तो z इनवर्स यूनिट डिले के बाद आपको यहाँ पे जो चीज मिलेगी दैट वुड बी x ऑफ n माइनस 1। फिर आपको x ऑफ n माइनस 2 भी चाहिए, फिर मजीद आपको एक डिले एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज आपको मिलेगी दैट इज x ऑफ n माइनस 2। तो 2 डिले के बाद जो चीज है, x ऑफ n माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -6 से, और x ऑफ n माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, +4 से। फिर क्या करना है, आपने चीजों को ऐड अप करना है। तो टिपिकली हम 2 चीजों को एट अ टाइम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडर चाहिए होगा, फिर यहाँ पे फिर आपके पास 2 ऑपरेंड्स हैं, तो आप यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो ये सारी चीज, तो जब ये सब कुछ हो गया तो ये जो इनपुट है डिले के साथ, उसको आप यहाँ पे ये जो आउटपुट और ये जो चीज है दैट इज प्रीवियस इनपुट प्रीवियस आउटपुट, जिसको आपने डिले किया था, स्केल किया था, इसको आप किस में ऐड कर रहे हैं, प्रीवियस इनपुट्स में सारी एडिशंस के बाद। तो ये आपका जो फ्लो ग्राफ है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो भी हमने स्केच बनाया, तो कौन सी फॉर्म है ये, वी कॉल इट डायरेक्ट फॉर्म 1। तो डायरेक्ट फॉर्म 1 से रिलेटेड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट सिग्नल था जिसको हम वी ऑफ एन कहते थे, और डायरेक्ट फॉर्म 2 में हम कैसे करते थे, रिकॉल, x ऑफ n ड्रॉ करें, y ऑफ n ड्रॉ करें, और डायरेक्ट फॉर्म 2 में देयर वाज अ ट्रिक कि वी नीडेड एन इंटरमीडिएट सिग्नल w ऑफ n। यानी कि इट्स नॉट रियली अ ट्रिक, यानी कि इट्स अ ब्यूटीफुल मैथमेटिकल रिजल्ट। ठीक है, आई हैव दैट रिजल्ट फ्रेश इन माय माइंड। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम फुली कन्विंस्ड कि ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप लोगों के ज़हन में वो रिजल्ट फ्रेश नहीं है जो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया, तो यू गाइस कैन लुक इट अप इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ स्केचिंग इनके इट सफाइसेस कि आप जो है वो इनपुट स्केच करें, आउटपुट स्केच करें, इंटरमीडिएट सिग्नल स्केच करें। और फिर क्या होता था डायरेक्ट फॉर्म 1 में, क्या आपने देखना है कि मैक्सिमम डिले एलिमेंट्स आपको कितने चाहिए। तो इस केस में आपकी जो आपको 2 प्रीवियस इनपुट्स चाहिए, तो मैक्सिमम डिले एलिमेंट्स जो है वो 2 हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर हम क्या करते थे कि w ऑफ n की जो डिलेड कॉपी है वो लेफ्ट साइड पे भी जाती थी और वो राइट साइड पे भी जाती थी। ठीक है, और फिर वंस अगेन देयर इज सम मेमोराइजेशन जो कि इस चैप्टर में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में शायद मेमोराइजेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट फॉर्म 1 में व्हाट वाज द रूल ऑफ थंब, याद करें। डायरेक्ट फॉर्म 1 में हमने कहा था कि अगर हम दरमियान में एक मिडिल पॉइंट बनाएं तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे कौन से कोएफिशिएंट्स थे, जो बीकेस हैं। ठीक है, और राइट साइड पे कौन से कोएफिशिएंट्स थे, जो कि एकेस हैं। तो ये जो मैंने एरोज बनाए हैं, तो इसको आपने किसी भी तरह कंफ्यूज नहीं करना कि एरोज की डायरेक्शन ये होगी। ये जो एरोज हैं ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इस तरफ हम ये बता रहे हैं कि जो आपका मिडिल पॉइंट है फ्लो ग्राफ का, लेफ्ट साइड पे आपने बीकेस यूज करने हैं, राइट साइड पे एकेस यूज करने हैं। ये जो एरोज हैं इनकी डायरेक्शन पे आप लोगों ने नहीं जाना है। तो सिर्फ ये कि लेफ्ट साइड पे या मुझे एरोज खत्म कर देने चाहिए, सिर्फ ये याद रखें कि डायरेक्ट फॉर्म 1 में लेफ्ट साइड पे बीकेस हैं और राइट साइड पे एकेस हैं। जो काम डायरेक्ट फॉर्म 1 में है तो उसके ऑपोजिट काम जो है वो डायरेक्ट फॉर्म 2 में। मतलब क्या है कि अब डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या होगा, ये जो बीकेस हैं वो आपके पास राइट साइड पे होने चाहिए और जो एकेस हैं वो आपके पास लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। तो अब यहाँ से फिर आपको जो है वो बाकी स्केचिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंस इक्वेशन में जो इनपुट्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो एकेस हैं, वो बीकेस हैं। यानी कि ये जो कोएफिशिएंट है, व्हाट कोएफिशिएंट इट इज,
B0, ये कौन सा कोएफिशिएंट है B1, ये कौन सा कोएफिशिएंट है B2, ठीक है। बल्कि आप इसको लिख भी सकते हैं कि B0 जो है वो 2 है, B1 जो है वो 4 है और B2 जो है वो -6 है। इसी तरह से जो आउटपुट के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आउटपुट को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो y ऑफ n का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो जो y ऑफ n - 1 का जो कोएफिशिएंट है, ये जो कोएफिशिएंट है ये आपके पास कौन सा कोएफिशिएंट है, दैट इज A1। तो यानी A0 नहीं होता है, ये एक चीज आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो A1 कितना है आपके पास -5, ठीक है। अब आपने एज जो हैं वो लेफ्ट साइड पे रखने, तो ये जो कोएफिशिएंट है दैट इज व्हिच कोएफिशिएंट A1 -5 है, और राइट साइड पे आपके पास BKs हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कोएफिशिएंट B0 है, ये कोएफिशिएंट B1 है, ये कोएफिशिएंट B2 है, और B0 कितना था आपके पास 2 है, B1 कितना है आपके पास 4 है, B2 कितना है -6 है। अब क्योंकि एरोस की डायरेक्शन आ गई है आपके पास, अब आपको काइंड ऑफ अंदाजा हो जाना चाहिए कि फ्लो ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है। इनके एरोस से आपको खुद पता चल जाता है कि आपने एडर कहाँ पे लगाने हैं। तो ये दो चीजें ऐड हो रही हैं, यहाँ पे एडर चाहिए होगा, इसी तरह से यहाँ पे भी दो चीजें ऐड हो रही हैं, यहाँ पे भी आपको एडर चाहिए होगा। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड पे चले जाए तो एरो ही आपको बता रहा है कि आपने क्या करना है। तो एरो से आपको पता चल रहा है कि यहाँ आपको एडर लगाना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे एरो की ये डायरेक्शन आनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज इट। तो ये हमारे पास डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है, और ये कौन सी फॉर्म है, दैट इज डायरेक्ट फॉर्म 2, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्म 2 जो है हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म का क्या मतलब है, वैसे तो इट्स जस्ट अनदर वर्ड। सिंपली पुट ये है कि जिस भी स्ट्रक्चर में ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशंस फॉर योर वेरीलॉग कोड, ठीक है, जब आपने FPGA प्रोग्रामिंग करनी है। तो कैनोनिकल फॉर्म मींस के एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस हैं या मिनिमम नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट फॉर्म 1 आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हाउ मेनी डिले एलिमेंट्स डू यू नीड, 3 डिले एलिमेंट्स। डायरेक्ट फॉर्म 1 में आपने 3 डिले एलिमेंट्स यूज किए हैं, और ये जो डायरेक्ट फॉर्म 2 है यहाँ पे आपने 2 डिले एलिमेंट यूज किए। तो जहां पे आपके पास कम से कम डिले एलिमेंट्स हैं तो दैट इज योर कैनोनिकल फॉर्म। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2 इम्प्लीमेंटेशन हमने की है, ठीक है। इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हम जनरलाइज करें तो लेट्स सी कि हाउ डज इट लुक लाइक। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी जो भी हम जनरलाइज स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो IR सिस्टम्स के लिए बना रहे हैं, FR सिस्टम्स की भी बात हमने स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ अ पार्टीशन, ठीक है। तो इस तरफ राइट साइड पे हम डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाते हैं, दूसरी तरफ डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाते हैं। तो हमारे पास इनपुट है, बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो डिटेल्स हैं वो रिफ्रेश हो जाएं, और दूसरा ये कि आप लोग जो है वो यू गाइस स्टार्ट टू फील कंफर्टेबल अबाउट इट, ठीक है। तो अब हम जेनेरिक फॉर्म बना रहे हैं जिसमें इनपुट की कितनी डिलेड कॉपीज हो सकती हैं, कैपिटल N से आउटपुट की, और इनपुट की कैपिटल M हो सकती है। जी मुझे सर ये एक चीज पूछनी थी कि डायरेक्ट फॉर्म 2 में 2 डिले एलिमेंट्स किस तरह पता कैसे चलेगा कि 2 है क्या 3 है? 1 का तो पता चल गया। बताएं बताएं। मैंने कहा 1 का तो पता चल गया, 2 का नहीं पता चला कि 2 में किस तरह 2 आए हैं डिले एलिमेंट्स। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन आपका समझ गया हूँ, और आई नो द आंसर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट के व्हाट शुड आई डू, क्योंकि उसका आप कह लें कि जो आंसर है इट्स काइंड ऑफ हिडन इन द डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारा जो अभी आज का ऑब्जेक्टिव है कि वी वांट टू रैप दिस चैप्टर अप, तो वो रह जाएगा। तो आप काइंडली ये कर सकते हैं कि डू रिमाइंड मी इन द लास्ट 5 मिनट ऑफ द लेक्चर। तो उसमें मैं क्विकली जो है वो डेरिवेशन आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली ये मामला हो रहा है।
फॉर द मोमेंट इनके जो रूल ऑफ थंब है, इनके दो चीजें ना, एक तो ये कि हम अपने आप को कन्विंस करें कि जो डिले एलिमेंट्स हैं उसमें रिडक्शन हो कैसे रही है, उसके रूट्स जो हैं वो मैथमेटिकल हैं, ठीक है। उसके लिए आपको 4-5 इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं, या हो सकता है थोड़ी उससे ज्यादा इक्वेशंस लिखनी पड़े, ठीक है। तो फिर आप जो है वो कन्विंस होते हैं कि वाकई जो डिले एलिमेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं। और दूसरा काम ये है कि मेमोराइजेशन की, चले ठीक है कि ये डिले एलिमेंट्स कम हो रहे हैं, तो लेट्स लर्न के डायरेक्ट फॉर्म 2 को क्विकली स्केच कैसे करते हैं। तो जो दूसरी चीज है वो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी आप लोगों की जो इवेल्युएशंस हैं उसमें डेफिनेटली वो जो डेरिवेशन है छोटी सी कि डायरेक्ट फॉर्म 2 में जो डिले एलिमेंट्स हैं वो कम क्यों हो रहे हैं, वो सब कुछ वो होपफुली आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू गाइस, इवन दो कि वो डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में की थी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि डायरेक्ट फॉर्म 2 अगर हम आपको बनाने को कहें तो आप उसको क्विकली स्केच कर सके, तो उसकी स्केचिंग से रिलेटेड जितनी भी वेरिएशंस हैं वो आप लोग कर सके। जैसे अभी हम इस चैप्टर में मजीद नेविगेट करेंगे तो यू विल सी के बहुत सारे डिफरेंट इसमें छोटे छोटे ट्रिक्स हो सकते हैं जो हम आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आपके रोल नंबर्स के लिहाज से कस्टमाइज किया जा सकता है। तो एक फ्रंट तो आप स्टूडेंट्स का वो भी होना चाहिए कि आप लोगों को इसकी क्विक स्केचिंग आनी चाहिए। जो दूसरी चीज है कि व्हाई इज दिस रिडक्शन हैपनिंग, दैट इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें यही है कि हम आखिर में या तो डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप मेरे पास ऑफिस में हैं तो तभी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इट विल एक्चुअली कंज्यूम टाइम। तो अभी के लिए मैं सिर्फ स्केचिंग पे फोकस कर रहा हूँ, लेक्चर के आखिर में हम इस पर थोड़ी मजीद बात करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्म 1 हम स्केच कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म 1 में हम क्या करते हैं, हमें इनपुट को आउटपुट को जो है वो डिले देना होता है, कितना, कैपिटल N टाइम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपकी आउटपुट कौन सी आ गई है, yn-1, यहाँ पे जो आपकी आउटपुट है दैट इज yn-2। इस तरह आप आउटपुट को डिले करते जाएं यहाँ तक कि ये जो आखिर में आपके पास जो आउटपुट है दैट इज y n कैपिटल N। बीच में हमने डॉट्स लगाए हैं, दैट मींस के वी डू नॉट नो कि n क्या है। n हो सकता है 100 हो, 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, कुछ भी। इस वजह से हमने डॉट्स लगाए। ये जेनेरिक हम एक ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। और आखिर में आप लोग क्या करते हैं कि yn माइनस कैपिटल N कौन से कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, a कैपिटल N के साथ, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि यू हैव टू एड इट इनटू समथिंग। तो यहाँ पे अगर फर्ज किया कि yn माइनस कैपिटल N माइनस 1 जो इनके आउटपुट थी जिसका डिले कम था, उसको आपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था, कौन से कोएफिशिएंट्स के साथ, a कैपिटल N माइनस 1। फिर आपने पेयर वाइज एडिशन की, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आप डॉट डॉट आप लगा दें, डॉट्स के। डेफिनेटली ये सारी आप कंपटीशन आप यहाँ पे शो नहीं कर सकते। फिर ये जो yn-2 है इसको आप किससे मल्टीप्लाई किया था आपने, a2 से। और यहाँ से जो भी चीज आपके पास नीचे से आ रही थी तो वो चीज आपने ऐड की, ठीक है। और फिर आप आगे जा रहे हैं और फिर यहाँ पे कौन सी आपके पास स्केलिंग हो रही है, a1 के साथ स्केलिंग हो रही है, फिर एडिशन है, पेयर वाइज एडिशन, ठीक है। और फिर आगे चले गए। तो अब यहाँ पे एडर क्यों चाहिए होगा, क्योंकि एक चीज आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड से आएगी और फिर ये चीज, और यहाँ पे एरो की डायरेक्शन आपके पास वाज़ेह होगी। इसी तरह से x ऑफ n जो है उसकी भी आपको डिलेड कॉपी चाहिए, ठीक है। एक दफा डिले देंगे और उसके बाद फिर दूसरी दफा डिले देंगे और ऑफ कोर्स बहुत दफा हम डिले देंगे। तो इन टोटल कितना डिले हो सकता है, कैपिटल M जो हमारे पास जेनेरिक फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे x ऑफ कैपिटल M माइनस 1 हो सकता है और फिर नो x ऑफ n माइनस कैपिटल M माइनस 1, ये चीज है। और फिर सबसे आखिर में जो आपका डिले होगा इनपुट का तो वो x ऑफ n माइनस कैपिटल M, ठीक है। और फिर आपने इनको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। इसका जो कोएफिशिएंट है वो कौन सा होगा, b कैपिटल M, और ये कौन सा कोएफिशिएंट है, b कैपिटल M माइनस 1, ठीक है जी। और फिर आपको डेफिनेटली दो ब्रांचेस नजर आ रही हैं तो आपको ऐड लगाना पड़ेगा उनको ऐड करने के लिए। और फिर मजीद आगे और फिर आप जो है वो डॉट्स लगाएं और फिर आप देखेंगे ये दो डिले के बाद जो आपके पास चीज है तो दैट इज x ऑफ n माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई होना चाहिए b2 के साथ और नीचे से आपके पास चीज आ रही होगी तो उसके साथ आपने इसको पेयर वाइज एडिशन करनी होगी। फिर ये चीज x ऑफ n माइनस 1 है, इसको आप b1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर वाइज एडिशन आप करेंगे और फिर और ये चीज आपके पास ऐड हो रही है तो दैट इज योर b0 कोएफिशिएंट। यहाँ पे भी आपको एडर चाहिए क्योंकि दो चीजें ऐड हो रही हैं, फिर ये चीज आगे जा रही है और दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके पास जेनेरिक फॉर्म आ गई डायरेक्ट फॉर्म 1 की।
ठीक है जी। और इसी तरह से अब हम डायरेक्ट फॉर्म 2 करते हैं। उसमें वही कि मैं स्केचिंग वाले पार्ट पे एम्फोसिस कर रहा हूँ इस वक्त कि क्विक स्केचिंग कैसे करनी है। इनपुट लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे, और डायरेक्ट फॉर्म 2 में आपको एक मिडल या इंटरमीडिएट सिग्नल चाहिए होता है W ऑफ n। ठीक है, कहाँ से आता है उसके मैथमेटिकल रूट्स हैं, लेकिन इवेंचुअली इट्स हियर। तो W ऑफ n से आपने क्या करना होता है, आप क्या करते हैं कि W ऑफ n को सक्सेसिवली डिले देते हैं, कि W ऑफ n को डिले देते जाते हैं। एक दफा डिले दिया, दूसरी दफा दिया, और तीसरी दफा एंड सो ऑन। कितनी दफा आप डिले देंगे आप इसको, इनकी मैक्सिमम डिले जो W ऑफ n को देना है वो कितना देना है, वो ये होगा कि आप अपनी डिफरेंस इक्वेशन को देखें, उसमें कैपिटल M भी आपको नजर आ रहा होगा, कैपिटल N भी आपको नजर आ रहा होगा। उनमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो उठा लें, उतना आपने जो है वो डिले देना है। तो मैक्सिमम जो भी नंबर है उसको आप Q कह लें, तो उतना आपने जो है वो डिले देना है। यानी कि जो सबसे आखिरी आपके पास डिले आएगा, तो उस टाइम आपके पास क्या चीज हो चुकी होगी, W ऑफ n माइनस कैपिटल Q। अब इसकी मिसाल कैसे है कि जैसे मैं यहाँ पे एक डिफरेंस इक्वेशन लिखता हूँ कि y ऑफ n माइनस summation yn minus k goes from 1 to 101। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ कि जी summation x of n minus k, और जो k है it goes from 1 to 214। ठीक है, और y के कोएफिशिएंट जो हैं वो a केस हैं, x के कोएफिशिएंट्स b केस हैं। तो अब आप देखेंगे ये जो मैंने ऐसे एक फर्जी एग्जांपल लिख दी है, तो उसमें m कितना है मेरे पास, m जो है दैट इज 214। ठीक है, और n कितना है 101। ठीक है, इनमें से जो मैक्सिमम है वो मैंने उठाना है। मैक्सिमम कितना है मेरे पास 214 है, तो दैट मींस के 214 डिले एलिमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप डायरेक्ट फॉर्म 1 में इंप्लीमेंटेशन करते, ये डायरेक्ट फॉर्म 1 में, तो आपको कितने डिले एलिमेंट चाहिए होते, m प्लस n। यानी कि ये जो डायरेक्ट फॉर्म 1 इंप्लीमेंटेशन है, तो यहाँ पे आपको m प्लस n डिले एलिमेंट्स चाहिए, कैपिटल M प्लस कैपिटल N डिले एलिमेंट्स। और डायरेक्ट फॉर्म 2 में आपको कितने डिले एलिमेंट्स चाहिए, Q डिले एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली M और N को ऐड करें तो बड़ा नंबर है, और M और N में से कोई एक नंबर उठा लें, ऑफ कोर्स बड़े वाला, तो दैट्स अ स्मॉल नंबर। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मैंने कैपिटल M को जो है वो 214 लिया है, कैपिटल N को 101 लिया है, तो डायरेक्ट फॉर्म 2 में आपको 214 डिले एलिमेंट्स चाहिए, और डायरेक्ट फॉर्म 1 में आपको जो है 214 प्लस 101 यानी कि 315 डिले एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे आपको 214 डिले एलिमेंट्स चाहिए, यहाँ पे आपको 315 डिले एलिमेंट्स चाहिए। तो दैट्स द रिडक्शन इन डिले एलिमेंट्स इन डायरेक्ट फॉर्म 2, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट फॉर्म 2 को कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। एनीवे, तो ये जो स्केचिंग के लिए जो तरीका है वो ये कि इंटरमीडिएट सिग्नल जो W ऑफ n है उसको बनाएं और उसको सक्सेसिवली डिले दें। मैक्सिमम डिले उसको कितना देना है, जो m और n में से जो मैक्सिमम नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक आप आ गए। उसके बाद फिर रिकॉल करें कि आपके एज किस तरफ है और बीज किस तरफ है। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्म 1 में आपको नजर आ रहा है कि आपके बीज लेफ्ट साइड पे हैं, एज राइट साइड पे है, तो डायरेक्ट फॉर्म 2 में उसका ऑपोजिट है। राइट साइड पे आपके पास बी केस हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पास ए केस हैं। तो अब इनके हर जो आपके पास डिलेड W ऑफ n है उसकी ब्रांचेस लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे निकालें। जैसे ये पॉइंट कौन सा है, WN-1, लेफ्ट साइड पे ब्रांच, राइट साइड पे ब्रांच, इस तरह WN-2, लेफ्ट साइड पे ब्रांच, राइट साइड पे ब्रांच, एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, यानी W ऑफ n-1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए केस के साथ। तो WN-1 है, एक डिले है, तो आप ऑफ कोर्स A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ B1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे WN-2 है, डिले 2 दफा हो चुका हुआ है, तो राइट साइड पे B2, लेफ्ट साइड पे A2, एंड सो ऑन। और होता जाएगा, यानी कि आप W ऑफ n से ब्रांचेस आप निकालते जाएंगे, यहाँ तक के एक पॉइंट दरमियान में करके कहीं आएगा। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट होगा, जहां पे m या n में से जो छोटा नंबर है वो आप रीच कर लेंगे। ठीक है, जैसे इस केस में बिगर नंबर वाज 214, ठीक है, स्मॉलर नंबर वाज 101, तो ये फर्ज किया वो पॉइंट है जो 101 है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे WN-101। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 101 पे आपके पास कौन सी चीज खत्म हो रही है, आउटपुट, यानी कि पे डिपेंडेंस जो है वो खत्म हो रही है। तो दैट मींस के आउटपुट के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कौन से हैं, एज हैं।
तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे बस लास्ट जो a से आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि A101, और राइट साइड पे क्या होगा B101। तो उससे जब आप आगे चलेंगे ना तो फिर आपके पास सिर्फ राइट साइड वाले एरोस रह जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले एरोस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मजीद प्रीवियस जो आउटपुट्स हैं उन पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो सबसे आखिरी जो एरो है वो आपके पास राइट साइड पे होगा, उसका क्या लेबल होगा, दैट विल बी B214। और फिर आखिर में आप जो है वो उसी तरह से पेयर वाइज जो है वो एडिशन करेंगे चीजों की, ठीक है, और ये आपके पास डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो एडर आपने वहीं पे लगाने हैं जहां पे आपको दो आप कह लेंगे सिग्नल्स मिलते हुए नजर आ रहे हो। ओके, तो ऑफ कोर्स यानी कि इट नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है, इन ऑर्डर टू फील बेटर अबाउट इट। ओके, तो नाउ वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट थिंग। कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। तो चैप्टर 6 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेट मी नेविगेट थ्रू द टेक्स्ट बुक एज वेल फॉर फ्यू मिनट्स टू शो यू गाइस कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज जो है वो कवर की है। टेक्स्ट बुक में इनकी यही चीजें काफी डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। तो ये इक्वेशन 6.7 वो डिफरेंस इक्वेशन है which forms the basis of this chapter, जो हमने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में मेंशन किया है। और चैप्टर और इक्वेशन 6.8 जो है that is actually the z transform of equation 6.7, और फिर रीअरेंज करके आप सिस्टम फंक्शन बनाते हैं। और अब ये फिगर 6.3 ये वही जेनेरिक ब्लॉक डायग्राम है जो अभी हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 के लिए राइट साइड पे स्केच किया है। कि डायरेक्ट फॉर्म 1 अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है और आपके पास m प्रीवियस इनपुट्स हैं और कैपिटल N प्रीवियस आउटपुट्स हैं, तो हाउ डू यू स्केच इट, ठीक है। तो ये चीज है, और इसमें नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स कितने हैं, कैपिटल M प्लस कैपिटल M। तो ये जो डायरेक्ट फॉर्म 1 है तो दैट इज नॉट कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। और अब ये अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्म 2 है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बीच में एक स्टेप ऐड किया हुआ है कि डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2, यानी कि होता ये है कि हम डायरेक्ट फॉर्म 1 से स्टार्ट करते हैं जो हमें समझ आता है, फिर हम थोड़ी सी यानी कि थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, फिर हम डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाते हैं। इनिशियली डायरेक्ट फॉर्म 2 जो है इट लुक्स लाइक दिस, कि जो इंटरमीडिएट सिग्नल है W ऑफ n, एक तरफ आप उसको डिले कर रहे होते हैं और B से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और लेफ्ट साइड पे आप उसको डिले करके A's के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। एंड देन यू नोटिस कि ये जो इंटरमीडिएट सिग्नल है ये सेम सिग्नल ही लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी फीड हो रहा है विद द सेम काइंड ऑफ डिलेज। तो जिसकी वजह से जो डिले एलिमेंट्स हैं वो मर्ज कर लेते हैं। जैसे टॉप 2 डिले एलिमेंट्स हैं, दे कुड बी मर्ज्ड टू फॉर्म वन डिले एलिमेंट। इस तरह से जो सेकंड डिले एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं सेकंड लेवल पे, दे कुड बी मर्ज्ड टू फॉर्म वन डिले एलिमेंट। तो जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली आपके पास वो फॉर्म बनती है जो अभी हमने बनाई है कि कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर डायरेक्ट फॉर्म 2, कि आप इनपुट लेबल करें, आउटपुट लेबल करें, W ऑफ n जो इंटरमीडिएट सिग्नल है वो लेबल करें, फिर W ऑफ n जो है उसको आप सक्सेसिव डिलेज दें, और फिर हर जब डिले के बाद जो है वो आप उसकी ब्रांचेस निकालें। राइट साइड पे आपने जो बीकेस हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड पे आपने एकेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये डायग्राम यानी कि ऑफ कोर्स फॉर विजुअल सिमेट्री या इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए उन्होंने वो केस लिया है जिसमें कैपिटल M इक्वल्स कैपिटल N, यानी कि करंट आउटपुट कंप्यूट करने के लिए आपको जितनी प्रीवियस आउटपुट चाहिए उतनी ही प्रीवियस इनपुट चाहिए। तो यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा कैपिटल N और कैपिटल M इक्वल हो, इनके दे कुड बी सेम और कुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट फॉर्म 2 है उसके लिए जो अभी क्वेश्चन भी रेज हुआ था, ठीक है, कि डिले एलिमेंट्स कम क्यों हैं, उसके लिए ये जो इक्वेशंस इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, तो ये 5-6 इक्वेशंस हैं। we need to look at them, we need to discuss them, ठीक है, we need to kind of understand them, appreciate them, उसके बाद फिर ये चीज आती है कि why this is the case, ठीक है। तो ये केस ये सब कुछ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं, और जैसे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है तो वैसे तो ये चीज भी ठीक है कि यू गाइस कैन गो थ्रू और उसमें आप उसको फॉरवर्ड करते जाए रिकॉर्डिंग को, तो इवेंचुअली यू विल रीच दिस पॉइंट जहाँ पे हमने ये डेरिवेशन डिस्कस की हुई है, तो वहाँ पे आप इजीली जो है यू कैन फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज हमें आखिर में टाइम मिलता है तो मैं इसको देखता हूँ, लेकिन फॉर द मोमेंट विल कीप गोइंग
तो जो डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए क्विक स्केचिंग जो मैकेनिज्म है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंटरमीडिएट सिग्नल डब्ल्यू ऑफ एन से स्टार्ट लें, उसको सक्सेसिव डिलेज दें और उसकी लेफ्ट राइट साइड पे हर डिले के बाद ब्रांचेस निकालें। राइट साइड पे जो ब्रांचेस हैं उनकी स्केलिंग जो है वो बी से होगी, बी के से होगी, और लेफ्ट साइड पे जो ब्रांचेस हैं उनकी स्केलिंग ए के से होगी। ओके, उसके बाद वही है कि इस पूरे चैप्टर में जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी तो ईदर यू गाइस विल बी गिवन अ डिफरेंस इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर, यानी उसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, उसमें कोई भी कैपिटल एम कोई भी कैपिटल एन हम आपको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो या आप लोगों को डिफरेंस इक्वेशन गिवन होगी या फिर आप लोगों को जो एच एफ जी है जो सिस्टम फंक्शन है वो गिवन होगा। अब उसमें दोनों रिप्रेजेंटेशन में अगर आप थोड़ा सा मेमोराइजेशन कर लेंगे तो आपके लिए स्केचिंग जो है इट वुड बी क्वाइट इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन एक चीज थी जो मैंने पिछले लेक्चर में भी पॉइंट आउट की थी, आज फिर मैं दोबारा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो ये कि जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसके साथ आपको जो मैचिंग करनी है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में हमें आप में से मैक्सिमम लोग बना लेंगे, लेकिन उसमें जो आप कह लें कि जो ट्रिकी पार्ट आएगा वो ये होगा कि जो आपके कॉफिशिएंट्स हैं ए केस और बी केस उनके साइन में मिस्टेक्स हो सकती हैं। आई एम टेलिंग बिफोर हैंड, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। सही है, आप लोग साइन में गड़बड़ कर सकते हैं, तो मेक श्योर करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मैच करें और अवॉइड सच मिस्टेक्स जिसमें साइन एरर हो। और दूसरा ये कि you have to use some kind of common sense as well in the sense के एडर आपने वहीं पे लगाना है जहां आपके पास दो सिग्नल्स ऐड होने चाहिए। इनके सिग्नल्स की जो एरोस की जो डायरेक्शंस हैं वो ऐसी बने कि वाकई आपको एडिशन नजर आ रही हो। यानी कि फाइनल एग्जाम में किसी भी असाइनमेंट में हमें वो सिचुएशन डेफिनेटली नजर नहीं आनी चाहिए। इट्स टोटली अनडिजायरेबल कि हम कोई ऐसा एडर देखें जिसमें दो एरोज जो हैं, एक एरो जो है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, दूसरे एरो की डायरेक्शन आउटवर्ड है। इट डजंट मेक सेंस। तो यानी कि मेक श्योर करें कि आपके पास इस तरह के जो सिंपल चेक्स हैं वो मौजूद हो। यानी कि आई एम रेफरिंग टू दिस सिनेरियो कि जहां कहीं आपका एडर होगा तो उसमें दो इनपुट्स या दो सिग्नल्स इस तरह से आ रहे होंगे। तो अगर आप ब्लाइंडली एरोज लगाते जाएं और एक सिग्नल इस तरह से आ रहा है और दूसरा इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो हमें नजर नहीं आनी चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप यानी कि सही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप बनाएं। ओके, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो दूसरी चीज मैंने की थी साइंस से मुतालिक, उसको भी मैं यहाँ पे एम्फसाइज कर देता हूँ। तो लेट मी डू दैट। तो यहाँ पे कोई भी मैं एक फिक्टिशियस एच ऑफ जी लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम उस पर बात करते हैं। 1 माइनस 7.5 जी इनवर्स, और नीचे हम लिखते हैं कि 1 माइनस 6.9 जी इनवर्स, और फिर प्लस हम लिखते हैं 9.5 जी माइनस 2। अब मुझे इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाएं। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्म 1 के लिए हमने क्या करना है, इनपुट मेंशन करें, लेबल करें, आउटपुट जो है उसको लेबल करें, और फिर आउटपुट को आपने डिलेज देने हैं। कितने डिलेज देने हैं, आउटपुट के कोफिशिएंट्स कौन से हैं, एज हैं, और एच ऑफ जी की नोटेशन में ए कहाँ पे आते हैं, डिनोमिनेटर में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये जो आपका कोफिशिएंट है दैट इज एक्चुअली A0। तो यानी A0 या आप ये समझ लें कि नहीं होता है, और अगर होता है तो वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, और फिर ये जो कोफिशिएंट है दैट इज A1, और स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ये प्लस साइन के साथ है। ठीक है, और ये जो आपके पास कोफिशिएंट है दैट इज A2, और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ये माइनस साइन के साथ है। ठीक है, तो ये तो आपको आउटपुट को 2 दफा डिले देना है। एक दफा आपने डिले दिया है और उसके बाद फिर आपने दूसरी दफा जो है वो डिले दिया है। पहली दफा डिले करके आपने A1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरी दफा A2 के साथ किया। A1 जो है वो 6.9 है, A2 जो है वो -9.5 है। ठीक है, और यहाँ पे पेयर वाइज एडिशन हो रही है। ठीक है, और फिर मजीद यहाँ पे भी एक चीज आपके पास लेफ्ट से आएगी और पेयर वाइज एडिशन हो जाएगी, और ये सिग्नल इस तरफ जाएगा। ठीक है, और इनपुट वाली साइड पे क्या मामला है कि आपने इनपुट को कितनी दफा डिले देना है। न्यूमरेटर को देखें, न्यूमरेटर में आपको जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, तो आपको एक ही डिले जो है वो देना है जी इनवर्स। उसके बाद
डिले देने के बाद किस चीज से आप मल्टीप्लाई करेंगे, होपफुली B1 के साथ। तो यहाँ पे B1 कौन सा है, ये जो चीज है, तो दैट इज योर B0 इज 1, और ये जो 7.5 है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करेंगे तो इट विल टर्न आउट के B1 जो है दैट इज -7.5, वो B1 जो है वो -7.5। तो अब आप लोग नोटिस करें कि आई एम बीइंग वेरी केयरफुल विद द साइंस, तो ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है कि साइंस की आपने टेक केयर करनी है। तो यहाँ पे आपका जो है वो B1 आ जाएगा विच इज 1, और ये अब आपकी डायग्राम कंप्लीट है, तो ये डायरेक्ट फॉर्म 1 है। अब ये जो h of z है इसको कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हमने कंपेयर किया है, तो लेट मी राइट दैट एज वेल। ठीक है, h of z की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि वी हैव टू समेशंस, यानी कि दो पॉलिनोमियल्स हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो bk's हैं और z2 - k मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर में जो कोएफिशिएंट है उसके जो पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट्स ak's हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है कि 1 माइनस समेशन है आपके पास डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, कैपिटल M, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है इट स्टार्ट्स फ्रॉम उसमें k जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोस टिल कैपिटल M। इसको जब आप एक्सपैंड करके लिखते हैं तो आपके पास इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, B0 plus B1 z inverse plus B2 z minus 2 एंड सो ऑन, और आखिर में कौन सी चीज आएगी, BM z minus M। ठीक है, और नीचे क्या है आपके पास 1 माइनस और फिर A1 z inverse plus A2 z minus 2 और एंड सो ऑन, और लास्ट में आपके पास BN z minus N। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एज हैं वो सारे नेगेटिव साइन के साथ हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बीज हैं वो सारे पॉजिटिव साइन के साथ हैं। लेकिन इन जनरल जब हम आपको कोई भी स्पेसिफिक एक्सप्रेशन देंगे तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों होंगे, तो आपने वही चीज देखनी है। जैसे अभी डिनोमिनेटर हम देख रहे थे तो जी इनवर्स का जो कोएफिशिएंट था वो नेगेटिव साइन के साथ था, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो इसलिए हमने A1 को 6.9 लिया था। और जो A2 है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में उन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में जो साइन है और हमारे पास जो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है उसमें जो साइन है दे वर ऑपोजिट, जिसकी वजह से हमने नेगेटिव साइन लिया था। तो आई अज्यूम के इवन दो के देयर कुड बी डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन इट, बट यू गाइस नो के साइंस आर इंपॉर्टेंट एंड यू गाइस कैन इजीली टेक केयर ऑफ इट, यानी इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम यानी कि समहाउ हमने काफी सारा टाइम उसी चीज पे स्पेंड किया जो पिछले लेक्चर में हमने बातें की थी। तो लेट्स यानी कि क्विकली मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हम इस पे थे कि ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं कई दफा हम इनको ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं, और फिर ये जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं तो देयर आर डिफरेंट विजुअल वेज टू रिप्रेजेंट देम, यानी कि विजुअली आप और तरह से भी स्केचिंग कर सकते हैं। तो वो जो एक डिफरेंट वे है ब्लॉक डायग्राम को स्ट्रक्चर को बनाने का, we call it flow graph representation। तो ये जो चीज है ये आप लोग ऑलरेडी अपने कंट्रोल्स के कोर्स में थोड़ा सा देख चुके हुए हैं जब आप मेसन्स रूल और कुछ मजीद चीजें आप पढ़ते हैं फॉर ब्लॉक डायग्राम सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें इनके थोड़े से आपको नए वोकैबुलरी के लफ्ज नजर आएंगे टेक्स्ट बुक में कि जो एरोज हैं तो वी स्टार्ट टू कॉल देम ब्रांचेस, और एरोज पे जो लेबल्स हैं जो कोएफिशिएंट्स हैं वी कॉल देम ट्रांसमिटेंस। और जहां जहां पे आपके पास एरोस कंबाइन हो रहे हैं, जैसे इस जगह पे एरोस कंबाइन हो रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एडर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हम जनरली इस चीज को नोड कहना शुरू कर देते हैं। तो इन जनरल जहां जहां एरोस कंबाइन हो रहे हैं, जहां से एरोस लीव कर रहे हैं, तो दोस प्लेसेस आर कॉल्ड नोड्स। और जैसे अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे ये जो नोड 1 है जहाँ पे 2 एरोस इनकमिंग है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक एडर है, क्योंकि एक एडर जो है उसकी 2 इनपुट्स हैं एक आउटपुट है। तो 2 एरोस जो हैं दे आर इनवर्ड्स और एक एरो जो है वो आउटवर्ड है। तो होपफुली यानी कि ये जो फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है इवन दो इट्स विजुअली डिफरेंट बट इट शुडंट बी काइंड ऑफ समथिंग स्केरी और चैलेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ डिस्कशन जो है, ये जितनी भी डिस्कशन हो रही है वो ये है कि उसकी जो समरी है वो ये कि जैसे अब ये फिगर 6.12 है तो दैट इज एक्चुअली being used in one particular example। तो इस particular example में जो
चीज यहाँ पे वो एम्फसाइज करना चाह रहे हैं वो ये कि आपके पास अगर फ्लोग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ये फ्लोग्राफ एक बना हुआ है और इट डजंट सीम टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि देखने से नहीं पता चल रहा कि ये डायरेक्ट फॉर्म 1 है या डायरेक्ट फॉर्म 2 है, ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म 1 भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म 2 भी नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपको इनके क्वेश्चन ये गिवन हो कि ब्रिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप की स्ट्रेटजी क्या होगी कि जहां जहां पे नोड्स हैं वहां वहां पे आप डिफरेंस इक्वेशंस लिखेंगे और इवेंचुअली आप उन डिफरेंस इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करके you will try to get an expression for the system function h of z का expression। जब आपके पास h of z का expression आ जाएगा फिर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और फिर आप इसी फ्लोग्राफ को रीराइट कर सकते हैं इन डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2, ठीक है। तो मे बी यानी कि आई शुड डू इट, हमारे पास पूरा टाइम ही है, तो आई विल ट्राई टू काइंड ऑफ कंप्यूट और कंक्लूड दिस एग्जांपल इन 5 minutes। So let me give it a shot. Okay. तो मामला हमारे पास कुछ ऐसे है कि we have input, ठीक है, we have output, ठीक है, और फिर इनके हम फर्स्ट हम reproducing that flow graph। फ्लो ग्राफ में क्या है कि आपने इनपुट को स्प्लिट करके, यानी कि इनपुट के दो आपने रास्ते बना दिए, ठीक है, और दरमियान में कुछ कंपटीशन होती है। इनिशियली आपके पास यहाँ पे स्प्लिटिंग है, उसके बाद यहाँ पे मर्जर है। मर्जर का सिंपली मतलब है कि यहाँ पे एक एडर है, लेकिन फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में आप एडर शो नहीं करते, यानी कि यू जस्ट वांट टू ड्रॉ कॉम्पैक्ट डायग्राम्स व्हिच लुक ब्यूटीफुल टू सम पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन को आपने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है और आगे वो दो पार्ट्स दोबारा से मर्ज हो रहे हैं, वाई ऑफ एन बन रहा है। तो यानी कि स्प्लिट करके दोबारा मर्ज करना था, तो इट वाज काइंड ऑफ मीनिंगलेस। तो जिसकी वजह से इनके डेफिनेटली यू नीड टू डू समथिंग हियर, ताकि जो है वो अगर आपने स्प्लिटिंग की थी ऑन पर्पस तो उसका कोई मकसद हो। तो जिसकी वजह से फिर वो जो कंपटीशन है तो दैट इज बीइंग शोन बाय मींस ऑफ दिस जिगजैग, कि यहाँ पे मजीद स्प्लिटिंग होती है तो कुछ सिग्नल इस तरफ चला जाता है, इनके सिग्नल की एक कॉपी और सिग्नल की दूसरी कॉपी इस तरफ जाती है, और फिर आपके पास मजीद भी कुछ इनके स्प्लिटिंग है। तो लेट मी वेरीफाई द डायरेक्शन ऑफ द एरोज। तो एक्चुअली स्प्लिटिंग इज अ बिट डिफरेंट देन व्हाट आई थॉट। नीचे से जो सेकंड नोड है तो वहां से स्प्लिटिंग हो रही है और ऊपर से जो सेकंड नोड है वहां से स्प्लिटिंग हो रही है। तो लेट मी फिक्स द डायरेक्शन ऑफ द एरोज। तो जो स्प्लिटिंग है वो ऊपर से सेकंड नोड पे होती है, तो जिसकी वजह से एरो की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। और इसी तरह से नीचे से भी सेकंड नोड से स्प्लिटिंग होती है, तो एरो की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। ओके, अब मजीद जो है मैं यहाँ पे जो स्केलिंग फैक्टर्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हियर आई हैव W1 of n, जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं हम उनके लेवल्स लिख रहे हैं ताकि उनको कोई ना कोई नाम तो देने पड़ेंगे ताकि हम कंप्यूटेशन कर सकें। और यहाँ पे शायद z इनवर्स है, और लेट मी फिगर आउट द रिमेनिंग डिटेल्स। अल्फा है और -1 है। ओके, तो यहाँ पे -1 की स्केलिंग हो रही है और यहाँ पे अल्फा की जो है वो स्केलिंग हो रही है। एनीवे, तो ये हमारे पास फ्लो ग्राफ गिवन है, ठीक है। इट डजंट सीम टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी डायरेक्ट फॉर्म 1 या डायरेक्ट फॉर्म 2। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्म 1 डायरेक्ट फॉर्म 2 में लिखना चाह रहे हैं। और इट्स जस्ट बेसिकली अ मैथमेटिकल पजल, जिस तरह से आप बाकी जो है वो पजल्स या पहेलियां आप लोग पूछते हैं, तो ये भी उसी तरह की चीज है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो जहां जहां आपके पास नोड्स हैं यू कैन राइट इक्वेशंस फॉर देम, ठीक है। जैसे W1 of n है, दैट्स अ नोड, तो यहाँ पे आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो W1 of n पे आपके पास दो चीजें आ रही हैं, एक ये चीज है, ठीक है, और दूसरी कौन सी चीज है, ये चीज है। ये दो चीजें आपके पास ऐड हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐड होने के बाद दो चीजें, तो पहली चीज कौन सी है, x of n आपके पास आ रहा है बट विद नेगेटिव साइन। दूसरी चीज कौन सी है, आपके पास W4 of n जो है वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखें तो W2 of n को अगर हम देखें तो आपके पास क्या है,
कि सिर्फ एक ही इनकमिंग एरो है, तो दैट मीन्स के आपके पास W1 ऑफ n ही आ रहा है अल्फा स्केलिंग के साथ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। W3 का क्या मामला है कि x ऑफ n आपके पास आ रहा है एक चीज, और दूसरी चीज कौन सी आ रही है, W2 ऑफ n आपके पास आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से W4 ऑफ n आपके पास क्या है, वो है जी के एक ही इनकमिंग एरो है, तो दैट मीन्स के W3 ऑफ n आपके पास आ रहा है एक डिले के साथ, तो W3 ऑफ n -1, ठीक है। तो ये चीज होगी, और फिर आखिर में आप y ऑफ n लिख सकते हैं कि y ऑफ n आपके पास किस चीज के इक्वल है, W2 ऑफ n प्लस W4 ऑफ n। तो यू कैन सी के हर जो नोड है वहां पे आप एक डिफरेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। अब आप ये जो सारी डिफरेंस इक्वेशंस हैं, यू कैन टेक द जी ट्रांसफॉर्म्स। तो ये कैपिटल W1 ऑफ z, पहली इक्वेशन की z ट्रांसफॉर्म, तो दैट इज माइनस x ऑफ z प्लस W4 ऑफ z, और फिर W2 ऑफ z सेकेंड इक्वेशन के लिए अल्फा टाइम्स W1 ऑफ z, ठीक है। और फिर तीसरी इक्वेशन के लिए W3 ऑफ z इक्वल्स x ऑफ z प्लस W2 ऑफ z, ठीक है। और फिर W4 ऑफ z जो है वो किसके इक्वल है, W3 ऑफ z मल्टीप्लाइड बाय z इनवर्स, और सबसे आखिर में कि y ऑफ z इक्वल्स W2 ऑफ z प्लस W4 ऑफ z। अब ये आपके पास स्टिल 5 डिफरेंस इक्वेशंस ही हैं, इवन दो के यू हैव टेकन z ट्रांसफॉर्म। अब आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, वो सिंप्लीफिकेशन जो है आई होप के इट कुड बी डन। तो अभी यही मामला है कि W1 जो है वो आप इनके पहली कोई तीसरी इक्वेशन से चौथी इक्वेशन जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करें। तो जब आप पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो W2 ऑफ z विल बिकम अल्फा टाइम्स माइनस x ऑफ z प्लस W4 ऑफ z जो है वो बन जाएगा। और इसी तरह से जब आप तीसरी इक्वेशन को चौथी इक्वेशन में जब आप रखेंगे तो W4 ऑफ z जो है इट विल बिकम x ऑफ z प्लस W2 ऑफ z, और इस सारी चीज की मल्टीप्लिकेशन किस चीज के साथ हो रही होगी, इस सारी चीज की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो रही है z इनवर्स के साथ। और आखिर में आप y ऑफ z जो फाइनल इक्वेशन है उसको आप यूज कर लें कि y ऑफ z इक्वल्स W2 ऑफ z, और W2 कहाँ से आ रहा है, ये जो इक्वेशन है जिसको मैं इस वक्त a कह रहा हूँ यहाँ से आ रहा है, और W4 इक्वेशन b से आ रहा है। तो इक्वेशन ए से आप W2 लिख लें कि अल्फा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ z और प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय W4 ऑफ z, ठीक है। और इसी तरह से प्लस जो आपके पास W4 है इक्वेशन बी से आप उसको लिख लें कि x ऑफ z multiplied by z inverse plus W2 of z multiplied by z inverse। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे even though कि you might feel कि I'm being rushed, लेकिन eventually अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है सबसे आखिर में, तो उसमें आपको y जो है y of z भी नजर आ रहा है उसमें, और उसमें आपको x of z जो है वो भी नजर आ रहा है, W4 W2 नजर आ रहे हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से जब आप W2 और W4 के एक्सप्रेशन जब आप पुट करेंगे तो इवेंचुअली यू विल गेट रिड ऑफ ऑल द टर्म्स, ठीक है। और आपके पास y और x की टर्म्स रह जाएंगी, एंड देन यू कैन डू सम अलजेब्रा टू सेपरेट आउट इनके द टर्म्स केयरफुली सो दैट कि आप रेशियो लिख सकें y of z डिवाइडेड बाय x of z, दैट विल बी योर h of z। तो वो जो h of z है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब z ट्रांसफॉर्म आपने लिया है और सिंप्लीफिकेशन की है तो इक्वेशन 6 to 4 जो है अगर आप उसको इनके नोटिस करें 6.24 इक्वेशन, तो उसमें आपने सारी जो डिफरेंस इक्वेशंस हैं उनको मर्ज करके इवेंचुअली यू गॉट वन सिंगल इक्वेशन जिसमें y ऑफ z जो है इट इज रिलेटेड टू x ऑफ z, और फिर जब आप y ऑफ z डिवाइडेड बाय
x of z करते हैं तो वी कॉल इट h of z, ठीक है, सिस्टम फंक्शन। तो 6.25 जो इक्वेशन है 6.25, तो उसमें आपके पास इवेंचुअली h of z आ चुका है। अब ये वो h of z है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो जब 6.25 को फिर अगर हम आपसे कहें कि इसको आप डायरेक्ट फॉर्म वन बनाएं, तो वो जो डायरेक्ट फॉर्म 1 है तो वो वैसी है जैसे आपको 6.13 जो फिगर है उसमें नजर आ रही है। तो अगर हम आपसे डायरेक्ट फॉर्म 2 का कहें और इक्वेशन 6.25 गिवन हो तो दैट कुड आल्सो बी डन वेरी इजीली। तो मकसद ये है कि जो ओरिजिनल फ्लो ग्राफ था या ब्लॉक डायग्राम थी इन फिगर 6.12 दैट वाज वेरी मेसी, वहां से कुछ भी नहीं पता चल रहा था। सिर्फ एक चीज पता चल रही थी कि सिर्फ एक डिले एलिमेंट है, सिर्फ ओनली वन सिंगल डिले एलिमेंट वाज देयर। तो ये जरूर पता चल रहा था कि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट मजीद कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो जब आपने ये नोड्स की डिफरेंस इक्वेशंस लिखी हैं, जी ट्रांसफॉर्म्स लिए हैं, अलजेब्रा किया है, एच ऑफ जी निकाला है, तो इवेंचुअली आपके पास बहुत ही सिंपल और एलिगेंट जो है वो डायग्राम आ गई है 6.13 व्हिच इज द डायरेक्ट फॉर्म implementation of the system given in equation 6.25. So any questions? तो ये जनरल फ्लो ग्राफ, ठीक है, ये जनरल ब्लॉक डायग्राम, जनरल स्ट्रक्चर फॉर डायरेक्ट फॉर्म 1 या डायरेक्ट फॉर्म 2 वो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आपको गिवन हो, कोई भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, उसके लिए भी हम लोग ये स्केचिंग कर सकते हैं फ्लो ग्राफ की या ब्लॉक डायग्राम की। फॉर मी ये कि अगर मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे शेयर करूँ, फॉर मी इट डजंट मैटर कि आप लोग जो है वो अगर डायरेक्ट फॉर्म 1 इम्प्लीमेंटेशन हम कह रहे हैं तो आप उसकी ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं या फ्लो ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ विजुअल डिफरेंस है कि आप एडर शो करें एक्सप्लिसिटली प्लस साइन के साथ या आप उसकी जगह नोड शो करें, एक नोड जहां पे दो एरोस कंबाइन हो रहे हैं। फॉर मी डजंट मैटर, लेकिन यही है कि व्हाटएवर यू डू यू शुड डू इट इन द राइट वे, ठीक है। तो अब हम मजीद इस पे आ रहे हैं कि जो IR सिस्टम्स हैं तो डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2 के अलावा उनकी और फॉर्म्स भी पॉसिबल हैं, जैसे कि कैस्केड फॉर्म है और पैरेलल फॉर्म है। तो कैस्केड फॉर्म इज वेरी सिंपल, यानी कि अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स यानी कि इट्स रिटन इन द इट फॉलोज द जेनेरिक नोटेशन, ठीक है। तो जेनेरिक नोटेशन जो है इट्स सम टाइम डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब। जैसे ये इक्वेशन 6.30 जो है ये वो इक्वेशन है जिसकी बेस पे ये फिगर 6.18 जो है वो स्केच की हुई है। तो ये जो 630 जो इक्वेशन है इट लुक्स डिफिकल्ट इनिशियली, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपका जो h of z है उसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल उसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल उसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो आप क्या करें, अगर किसी भी तरह से किसी भी मैथमेटिकल टूल के जरिए, कंप्यूटिंग टूल के जरिए, फॉर एग्जांपल मैटलैब के जरिए, पाइथन के जरिए, मैथमेटिका, मैपल, कोई भी चीज आप यूज करें और किसी भी तरह से आप एक बड़े पॉलिनोमियल के छोटे फैक्टर्स बना लें और वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर ना हो बल्कि सेकंड ऑर्डर हो, तो फिर आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो वो ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो उन्होंने बनाई हुई है। तो लेट मी डू दैट हियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कि मेरे पास जो h of z है तो इट्स अ 6th ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। मतलब क्या है उसका कि b0 प्लस b1 z इनवर्स प्लस 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 सो ऑन, और जो लास्ट टर्म है मेरे पास तो दैट इज b6, ठीक है, और z2 माइनस 6। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 माइनस a1 z इनवर्स प्लस सो ऑन, और जो लास्ट टर्म है मेरे पास दैट इज a6 मल्टीप्लाइड बाय z6। तो ये वो वाला केस है कि जिसमें कैपिटल N इक्वल्स कैपिटल N इक्वल्स 6। ऑफ कोर्स यानी अभी तो हम जो टेक्स्ट बुक की जो डायग्राम है उसको रीस्केच कर रहे हैं, यानी कि ऑफ कोर्स इट कुड बी सम डिफरेंट नंबर एज वेल, इट कुड बी 8, इट कुड बी 10, ठीक है, इट कुड बी कस्टमाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू योर रोल नंबर्स एज वेल। मकसद ये है कि आपके पास ये इस तरह का h of z है जिसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री भी 6 है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री भी 6 है, और फिर आपको फर्दर ये कि एक और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, वो ये कि किसी ने आपको बता दिया कि ये जो h of z है तो इसके फैक्टर्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि एक 6th ऑर्डर पॉलिनोमियल है उसके आपने 3 फैक्टर्स बनाए हैं और हर जो फैक्टर है उसकी डिग्री कितनी है 2 है, सो दैट के टोटल डिग्री जो है वो 6 बन जाए। इसी तरह से
जो डिनोमिनेटर है उसमें भी यही मामला है कि आपको 3 जो है वो फैक्टर्स गिवन है, ठीक है। और किस तरह से गिवन है, किसी भी कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर से आपने कंप्यूट कर लिए, लेकिन वो फैक्टर्स अब आपके पास आ गए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें यही होगा कि यानी कि अब सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स हैं, तो हर फैक्टर में क्या होगा कि b0 प्लस b1 z इनवर्स प्लस b2 z माइनस 2, यानी ये पहला सेकंड ऑर्डर फैक्टर है। इसी तरह से b0 प्लस b1 z इनवर्स फिर प्लस b2 z माइनस 2, ये दूसरा सेकंड ऑर्डर फैक्टर है। इसी तरह से फिर तीसरा b0 प्लस b1 z इनवर्स प्लस b2 z माइनस 2। तो ये जो तीन जो फैक्टर्स हैं, हर एक की डिग्री 2 है। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इवेंचुअली द 6th ऑर्डर पॉलिनोमियल जो आपके पास पहले था। तो यानी कि एक 6th ऑर्डर पॉलिनोमियल के 3 टुकड़े किसी ने किए हैं और वो आपको दे दिए, 3 छोटे पॉलिनोमियल आपको बता दिए, ठीक है। इनके ये आपका कंसर्न नहीं है कि एक 6th ऑर्डर पॉलिनोमियल को 3 सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल में कैसे डिकम्पोज करना है। आपका काम ये है कि ये गिवन है तो आपने स्केचिंग करनी है। और अब जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखें कि अब क्योंकि 3 सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल हैं, हर एक के कोएफिशिएंट्स मैंने b0 b1 b2 लिखे हुए हैं, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स हर पॉलिनोमियल के अपने कोएफिशिएंट्स होंगे, जिसकी वजह से फिर आप थोड़ी सी मजीद नोटेशनल कस्टमाइजेशन करेंगे। आप कहेंगे जो पहला पॉलिनोमियल है उसमें हर कोएफिशिएंट के साथ मैं 1 लगा देता हूँ, यानी कि b01 का मतलब है कि पहले पॉलिनोमियल का 0th कोएफिशिएंट। b1 के आगे भी 1 लगा देता हूँ कि जो पहला पॉलिनोमियल है उसका b1 कोएफिशिएंट, और फिर b2 के आगे भी 1 लगा देता हूँ कि जो पहला पॉलिनोमियल है उसका b2 कोएफिशिएंट। इसी तरह से जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसमें b0 के आगे 2 लगाते हैं, ये दूसरे पॉलिनोमियल का 0 कोएफिशिएंट। b1 के आगे 2 लगाते हैं कि दूसरे कोएफिशिएंट का b1 और दूसरे पॉलिनोमियल का, और b2 के आगे भी 2 लगाते हैं कि दूसरे कोएफिशिएंट का दूसरे पॉलिनोमियल का b2। इसी तरह से b0 3 लिख सकते हैं, b1 3 लिख सकते हैं, b2 3 लिख सकते हैं। ये सिर्फ नोटेशन है, और इसी तरह से आप डिनोमिनेटर में जो काम है वो कर सकते हैं। और इवेंचुअली आप फिर आपके पास जो फर्स्ट किया, अगर हमने डायरेक्ट फॉर्म 2 इम्प्लीमेंटेशन बनानी है तो किस तरह हम बनाएंगे, x ऑफ n आप लिखेंगे और y ऑफ n आप लिखेंगे, और एक टाइम पे आप जो है वो क्या काम करेंगे कि न्यूमरेटर में से एक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल उठाएंगे, डिनोमिनेटर से एक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल उठाएंगे और ब्लॉक्स आप बना लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास 3 छोटे जो है वो सिस्टम जो है वो बन गए हुए हैं। तो ये जो पहला छोटा सिस्टम है उसमें क्या है कि न्यूमरेटर में भी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 है। तो दैट मींस के जैसे आपने डायरेक्ट फॉर्म 2 में करते हैं कि एक मिडिल पॉइंट उठाएं w ऑफ n, उसको आपने क्या करना है 2 दफा डिले देना है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो छोटे सिस्टम्स हैं उसमें मैक्सिमम डिले कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आप ब्रांचेस निकालें, और अब देखेंगे, याद करें कि राइट साइड पे कौन सी चीज होती थी। वैसे तो आई माई सेल्फ फॉरगॉट, राइट साइड पे आपके पास होने चाहिए बीकेस, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म 1 में आपके पास राइट साइड पे एकेस होते हैं। हाँ, बीकेस होने चाहिए। तो बीकेस में अब आप देखें कौन सी चीज आएगी, टॉप ब्रांच पे क्या चीज आएगी, b01 आएगा। दूसरी चीज कौन सी आएगी, b11 आएगा, और तीसरी चीज कौन सी आएगी, b21। सही है। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे क्या मामला होगा, ये कौन सा कोएफिशिएंट है, दैट इज a11, ठीक है। और ये कौन सा कोएफिशिएंट है, a21। और फिर आप जो है वो पेयर वाइज एडर्स जो है वो लगा लें, ठीक है, यहाँ पे लगा लें। और इसी तरह से यहाँ पे पेयर वाइज एडर है, और जो a01 है वो हमेशा 1 होता है, जैसे हमने बात की हुई है कि a0 हमेशा 1 होता है। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बन गया है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो पहला ब्लॉक था उसके मुतालिक बन गया। यानी पहला ब्लॉक क्या मतलब है कि एक h ऑफ z है, उसका एक छोटा h ऑफ z आपने बना लिया, यानी कि इसको आप कह लें कि ये मेरा एक सब सिस्टम है h1 ऑफ z। इसी तरह से ये जो आपके पास सब सिस्टम है इसको h2 ऑफ z कह लें, और ये जो सब सिस्टम है इसको h3 ऑफ z कह लें, और जो आपका टोटल h ऑफ z है तो वो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन है, h1 h2 और h3। क्योंकि छोटे छोटे सिस्टम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से हम इनको कैस्केड फॉर्म कहते हैं। तो h2 कैसे बनाएंगे, वो भी इसी तरह से कि h2 के लिए ये वाली चीज इनपुट है, और आगे एक चीज आप आउटपुट के लिए ड्रॉ कर लें, ठीक है, और दरमियान में एक सिग्नल बनाएं w ऑफ n,
अब W ऑफ n पहले भी लिख चुके हैं तो आप कह लें कि W1 ऑफ n उसको कह लें, इसको W2 ऑफ n कह लें कि मेरे सेकंड सिस्टम के लिए इंटरमीडिएट सिग्नल, उसको उसी तरह डिले देना है। कितनी दफा डिले देना है, क्योंकि सिस्टम है ही सेकंड ऑर्डर, तो 2 दफा डिले देना है। और फिर लेफ्ट और राइट साइड पे आप उसकी ब्रांचेस निकालें। राइट साइड पे कौन सी ब्रांचेस होंगी, बीज होंगे, बीकेस होंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनके B1 होना चाहिए, लेकिन सेकंड पॉलिनोमियल है तो B12। नीचे क्या होना चाहिए, B2 होना चाहिए, सेकंड पॉलिनोमियल है तो B22। और इस तरह यहाँ पे क्या होना चाहिए, A1 है, A12 हो जाएगा दूसरे पॉलिनोमियल की वजह से, A1 है और A2 है तो A22 हो जाएगा। और फिर वही एरर्स हैं आपके पास जो आप लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी एरर आएगा और इसी तरह से यहाँ पे भी एरर आएगा। ये हो गया। फिर तीसरा सिस्टम, उसके लिए भी मिडिल पॉइंट निकालें, उसको W ऑफ n कहेंगे। पहले W1 W2 था तो W3 ऑफ n कहेंगे। कितनी दफा डिले देना है, 2 दफा डिले देना है क्योंकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ब्रांचेस निकालें लेफ्ट राइट साइड पे, डायरेक्ट फॉर्म 2 इंप्लीमेंटेशन हो रही है, ठीक है। तो राइट साइड पे क्या होना चाहिए, बीज होने चाहिए। ये कौन सी चीज है, B1, तीसरा पॉलिनोमियल है तो B13, B1 B2 तीसरा पॉलिनोमियल है B23, इधर क्या है A1 A13 और फिर A2 A23 और फिर वही पेयर वाइज एडिशन, यहाँ पे भी पेयर वाइज एडिशन और यहाँ पे भी पेयर वाइज एडिशन एंड सो ऑन। तो आई एम बीइंग क्विक, लेकिन आई अज्यूम के यू गाइस आर फॉलोइंग मी, ठीक है। तो इसमें यानी कि अगर आप एक लम्हे के लिए पॉज लें तो यू गाइस विल सी के व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, यानी कि इन टर्म्स ऑफ होमवर्क क्वेश्चंस या एग्जाम क्वेश्चंस। तो आप देखेंगे हम लोग आपको m और n जो वेरी करके हम लोग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो m और n 6 था, हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि जी m जो है वो 8 है, n जो है वो 11 है, और फिर आप जो है वो ऑफ कोर्स इनकी जो डिकम्पोजिशन है हम आपको उसके मुताबिक बताएंगे। यानी कि m इक्वल टू 8 है, या फर्स्ट के मैं कहता हूँ कि m इक्वल टू 8 है और n जो है वो 12 है, और मैं आपको कहता हूँ कि फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल में डिकम्पोज करें तो 4 + 4 विल बी इक्वल टू 8 और 4 + 4 + 4 विल बी इक्वल टू 12, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हो सकता है कि अभी हमने क्या किया है कि जो जैसे न्यूमरेटर में भी 6 ऑर्डर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी 6 ऑर्डर पॉलिनोमियल है। न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के 3 टुकड़े किए हैं, यानी कि 3 छोटे पॉलिनोमियल बनाए हैं सेकंड ऑर्डर, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के भी 3 छोटे पॉलिनोमियल बनाए हैं। यानी कि ये आपके पास पॉलिनोमियल 1 है, ये आपके पास पॉलिनोमियल 2 है, ये आपके पास पॉलिनोमियल 3 है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल नंबर 1, पॉलिनोमियल नंबर 2, पॉलिनोमियल नंबर 3। और अभी जो मैंने h1 of z आपको बताया कि h1 of z जो है, जो छोटा सिस्टम है वो आपने बनाना है। वो कैसे था कि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल 1 था, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल 1 था। लेकिन ये जरूरी नहीं है। मकसद ये कि आप न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल 1 को डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल 2 से मिला सकते हैं। यानी कि मैं आपको इस तरह भी करने को कह सकता हूँ कि न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल 1, डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल 2, न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल 1, डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल 3। तो सारी पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर के इस पॉलिनोमियल के साथ आप जोड़ के एक छोटा सबसिस्टम बना सकते हैं। मकसद ये कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज जिसमें हम लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। Of course we'll try to keep the complexity to a reasonable level, ठीक है। लेकिन इसमें ये कि once again to evaluate your understanding, यानी कि इस तरह की जो चीजें हैं वो important है कि हम लोग आपसे ये जो questions हैं वो different ways में हम लोग पूछने की कोशिश करें। Okay, तो turns out के हम लेट हो चुके हुए हैं, तो I could have gone fast। जो हमने पिछले लेक्चर को रिकैप किया था, तो turns out के ये चैप्टर आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो that's okay। अब जितना हमसे होगा वो हम करेंगे। ओके, तो अब ये देखें कि अब मैं थोड़ा सा विजुअल आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि व्हेन आई मेक द स्केचेस ऑन द व्हाइट बोर्ड तो चीजें थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं वैसे ही आपको यानी कि सिर्फ बोल के बताना चाह रहा हूँ। तो बाकी आप जो ये सारा जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो रहे हैं, तो अगर आपको भूल भी जाए तो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 6.5 जो है आपने टेक्स्ट बुक से नेविगेट करनी है तो आप कर लेंगे। तो एग्जाम्पल 6.5 में क्या है कि कैस्केड स्ट्रक्चर जो है वो उसको एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। तो 6.32 में जो h of z है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है।
न्यूमरेटर जो है पॉलिनोमियल उसकी डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है। तो इसमें वैसे तो मजीद आप कह लें कि कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी, आप इसकी डायरेक्ट फॉर्म 1 2 डायरेक्टली बना सकते थे, लेकिन जिस तरह आपको किसी भी क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे करना चाहिए कि जो भी चीज हम आपको एडवाइस करेंगे होमवर्क में या एग्जाम में वैसे करना होगा। तो अगर हम आपको कहते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो हैं इनको आप जो है मजीद फैक्टराइज करें टू फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स, तो आपको करना होगा। तो जैसे यहाँ पे 6.32 में न्यूमरेटर पॉलिनोमियल जो है सेकंड डिग्री का, उसके भी 2 फैक्टर्स बनाए हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर। डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो कि सेकंड डिग्री था उसके भी 2 फैक्टर्स बनाए हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स। और फिर हमने कहा है कि आप हमें वो स्केच बना के दें कैस्केड स्ट्रक्चर में जो कि फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल के जरिए था। तो उसमें यही होगा कि ये जो चीज जहां पे मैं अपना माउस होवर कर रहा हूँ, इन 2 चीजों को जब आप मिला लें तो ये आपका एक छोटा सिस्टम बन जाएगा जिसको आप h1 कह सकते हैं, और फिर जो अगली 2 चीजें हैं तो वो एक और छोटा सिस्टम बन जाएगा जिसको आप h2 कहते हैं। तो जिसके जरिए आपको ये जो फिगर 619 है, ठीक है, तो इसमें जो ए डायग्राम है तो वो डायरेक्ट फॉर्म 1 है और जो बी डायग्राम है वो डायरेक्ट फॉर्म 2 है, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ, बिलीव मी, ठीक है। हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इफ यू गाइस आर नॉट श्योर तो डू लेट मी नो। तो फिर मैं इसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ, हमारे अगले 5 मिनट कंज्यूम हो जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि दैट इज डूएबल, ठीक है, तो फिर हम अगली चीज पे चल सकते हैं विच इज पैरेलल स्ट्रक्चर फॉर आईआर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोज्ड स्ट्रक्चर है फॉर आईआर सिस्टम, उसके बाद फिर एफआईआर सिस्टम्स की बात शुरू होती है। वैसे तो एफआईआर सिस्टम्स जो हैं दे आर सिंप्लीफिकेशंस ऑफ आईआर सिस्टम, क्योंकि एफआईआर सिस्टम में एच ऑफ जी जो है उसका डिनोमिनेटर नहीं होता है। तो आई माइट एंड अप skipping that discussion as well in the next lecture in order to speed up the things. लेकिन अभी आप ये बताएं कि ये जो फिगर 6.19 है इसमें जो फिगर ए है और जो फिगर बी है, are you guys comfortable with it? यानी कि इक्वेशन 6.32 इक्वेशन अगर आपको गिवन हो तो आप ये जो फिगर 619 है ये ड्रॉ कर लेंगे या do you guys have any reservation about it? Let me know. ये फौरन ना बता दें। Are you guys there? Yes, sir. It seems to be doable. Yes, sir. बाकी लोग Yes, sir. चलें, बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली अगर किसी वजह से आप लोग फिगर 6.9 प्रोड्यूस नहीं कर सके व्हेन यू गाइस आर एट होम, आई अज्यूम कि आपको एफर्ट करनी चाहिए। तो डू लेट मी नो इन द नेक्स्ट लेक्चर, फिर हम वी कैन गो ओवर दिस। तो हम फिर आते हैं पैरेलल फॉर्म में। अब यहाँ पे भी जो डिस्कशन है वो जेनेरिक नोटेशन को लेके के वो चल रहे हैं। तो जेनेरिक नोटेशंस आर टिपिकली डिफिकल्ट टू फॉलो इन द बिगिनिंग। तो इसमें हम डायरेक्टली जो है वो एग्जांपल की तरफ आ सकते हैं और वहां से हम इस चीज को ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तो पैरेलल फॉर्म व्हाट डज इट मीन? पैरेलल फॉर्म में ये होगा कि जो उसकी निशानी है कि इक्वेशन 6.38 को देखें, तो 6.38 को आप देखें तो उसमें जो एच ऑफ जी आपको नजर आ रहा है, तो उसमें क्या है कि अब भी उसमें छोटे छोटे से कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अब वो कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इनके 8 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 जी इनवर्स माइनस 25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25 जी इनवर्स। तो एच ऑफ जी जो है उसमें h1 ऑफ जी ये कंपोनेंट है, h2 ऑफ जी है, h3 ऑफ जी है, लेकिन अब ये सारे कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जब एच ऑफ जी स्मॉल कंपोनेंट से की एडिशन से मिलके बन रहा हो तो उस टाइम आपने पैरेलल फॉर्म यूटिलाइज करनी है। उससे पहले जो अभी जो स्केचिंग मैंने की थी उसमें भी h जो था उसके 3 कंपोनेंट्स हमने बनाए थे, h1 h2 h3, बट देन ऑल दोस कंपोनेंट्स वर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो जब जो आपका h ऑफ z है वो स्मॉल कंपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन से बनेगा तो आपने कैस्केड फॉर्म यूटिलाइज करनी है एंड दैट इज ऑफ कोर्स कैस्केड फॉर्म। और जब आपके पास h ऑफ z जो है इट इज मेड बाय एडिशन ऑफ स्मॉल सब कंपोनेंट्स, तो उस केस में यू नीड टू स्केच द पैरेलल फॉर्म, ठीक है। तो एक चीज तो ये है
कि पैरेलल फॉर्म का मतलब क्या है कि स्मॉल कंपोनेंट्स जो हैं वो सब कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं टू मेक HFC। अब फिर ये कि ये जो 6.38 है कि HFC स्मॉल कंपोनेंट्स की एडिशन से बना है, तो ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि आपको स्मॉल कंपोनेंट्स ऐड करने से HFC मिल रहा है? उसके लिए आपको 6.37 पे वापस आना पड़ेगा। अब 6.37 में क्या मामला है कि HFC आपके पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, तो दैट मींस के इसको पार्शियल फ्रैक्शन की टर्म्स में आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री बराबर होगी है डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के। तो जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फौरन आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, यू हैव टू डू लॉन्ग डिवीजन। तो जब आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो आपके पास ये 8 जो फैक्टर है वो आ जाएगा, प्लस आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस के न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है, तो ये चीज होगी। एक स्टेप तो ये हो गया। फिर अब आपको मजीद नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो दैट मींस के आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या जैसे भी करके इसके 2 सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। तो जब आप उसके 2 सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स निकालते हैं तो फिर आप वो ट्रेडिशनल पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, जिसमें आप वो सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स जो हैं उनको अलग-अलग करते हैं। तो जब आपने वो फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स जो 2 थे उनको सेपरेट आउट किया तो आपके पास ये इक्वेशन 6.38 आ गई है, जिसमें आपके पास इवेंचुअली 3 सब कंपोनेंट्स हैं जिनको आप ऐड करें तो आपके पास HFC बनता है। तो मकसद ये कि पैरेलल फॉर्म आपके पास कब आएगी, जब भी आप जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अपने रैशनल HFC पे अप्लाई करेंगे। तो पैरेलल फॉर्म की जो स्केचिंग है इट लुक्स लाइक दिस। ये जो आपको फिगर 621 में नजर आ रही है या फिगर 622 में नजर आ रही है कि x ऑफ n की डिफरेंट ब्रांचेस बन जाती हैं, पहले स्प्लिटिंग होती है, आगे जाके मर्जर होता है। तो डेफिनेटली टाइम इज अप, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो मकसद ये कि आप गो थ्रू करें इन चीजों को एट होम, स्पेशली एग्जांपल 6.5। तो अगर आपके कंसर्न्स हो रिगार्डिंग कैस्केड फॉर्म तो डू लेट मी नो इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। और जो पैरेलल फॉर्म है ऑफ कोर्स यानी कि इसको हम फॉर्मली जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कैस्केड फॉर्म, पैरेलल फॉर्म और ट्रांसपोज्ड फॉर्म, तो ये 3 चीजें जब हम कर लेंगे तो फिर अगले 5-10 मिनट में आई विल कंक्लूड द सेम डिस्कशन फॉर FAR सिस्टम एंड देन वी विल मूव टू चैप्टर 7। ठीक है, तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ द लेक्चर। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन जो बीच में पूछा गया था जिसमें आप लोग पूछ रहे थे कि डिले एलिमेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए कम क्यों होते हैं, तो डेफिनेटली टाइम अप हो गया तो मैं उस पर बात नहीं कर पाऊंगा। तो आप प्रीवियस लेक्चर जो है उसकी रिकॉर्डिंग को आप थोड़ा सा आगे करके देखेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो कोई और क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। यस सर, एक क्वेश्चन था पीछे 2-3 लेक्चर पुराना, तो उसमें आपने मेंशन किया था कि FAR सिस्टम में पोल हो सकता है ओरिजिन पे, तो ये कंफर्म करेंगे? हाँ जी, रसीद ट्रू। उससे स्टेबल अनस्टेबल तो नहीं होगा उसमें? नहीं, उसके बारे में इनके इफ आई कुड फाइंड समथिंग वेरी क्रिस्प के ओरिजिन पे जो पोल्स हैं तो उनकी वजह से स्टेबिलिटी क्यों मुतासर नहीं होती, तो इट्स नॉट इमीडिएटली कमिंग टू माय माइंड। लेकिन ठीक है, यानी कि अगर नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप मुझे दोबारा रिमाइंड करवा दें तो मैं आपको इनके 1 लाइन स्टेटमेंट में आपको इस चीज की दे सकता हूँ। ये FAR सिस्टम जो है उसमें सिर्फ जीरोस हैं, पोल्स नहीं है। पोल सिर्फ ओरिजिन पे आते हैं और वो जो ओरिजिन पे जो पोल्स हैं उनसे क्यों मसला नहीं होता है, बल्कि वो अभी मुझे याद आ गया कि ओरिजिन पे पोल होने से मसला इसलिए नहीं होगा कि जिस भी सिस्टम की DTFT एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए आपके पास सिस्टम जो है वो स्टेबल है। ठीक है, वो जो हमने कंडीशन